बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताता चलूँ, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, इसका अंदाज़ा हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड से लगा सकते हैं। यानी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो हम उसकी लीनियर वेलोसिटी से ये पता करेंगे कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें ये बता देगी कि ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी के साथ मूव कर रहा है। अब मोमेंटम जो है वो हमें क्या बताता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके रास्ते में हम आ जाते हैं या कोई और चीज़ आ जाती है, तो वो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। फ़र्ज़ कर लें ये एक कार मूव करती हुई आ रही है और आप इसके आगे आ जाते हैं, तो ये कार आपको डैमेज कर सकती है। इसी तरह अगर एक फ़ैन रोटेट कर रहा है, हम उस फ़ैन के आगे अपने हाथ को करते हैं, तो वो फ़ैन जो है अपनी रोटेशन की वजह से हमारे हाथ को डैमेज कर सकता है। और अगर वो फ़ैन रुका हुआ हो और कार भी रुकी हुई हो, तो वो हमें डैमेज नहीं कर सकते। इट मीन्स के सिंपल टर्म्स में मोमेंटम हमें ये बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डैमेज कर सकता है उसके रास्ते में आने वाली चीज़ को। और इसको हमने डिफ़ाइन किया था चैप्टर नंबर 3 में कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। अब यही एग्जांपल जो भी मैंने आपसे डिस्कस की कार वाली, फ़र्ज़ करें एक कार 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक साइकिल 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। मैं आपसे पूछूं, कार आपको ज़्यादा डैमेज कर सकती है या साइकिल ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो आप आंसर देंगे कि सर कार जो है वो ज़्यादा डैमेज कर सकती है, क्योंकि वो हैवी है, उसका मैस ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और साइकिल कम डैमेज करेगा। लेकिन अगर कार 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है और साइकिल 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अब आपसे मैं वही क्वेश्चन पूछूं कि कार आपको ज़्यादा डैमेज करेगी या साइकिल ज़्यादा डैमेज करेगा, तो आप अपना आंसर चेंज कर लेंगे और आप बोलेंगे कि सर अब साइकिल जो है वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ना तो साइकिल का मैस चेंज हुआ, ना कार का मैस चेंज हुआ। चेंज हुई तो साइकिल की वेलोसिटी चेंज हो गई और वो बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ गई तो आपने कहा कि डैमेज ज़्यादा होगा। इट मीन्स साइकिल का मोमेंटम ज़्यादा है। तो मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, लीनियर वेलोसिटी की, उधर को ही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन थी। आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। तो जो लीनियर मोमेंटम है वो हमें क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन के बारे में बताता है। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमें एंगुलर मोशन की क्वांटिटी के बारे में बताएगा। तो इसको आपकी बुक में उसने जैसे डिफ़ाइन किया है, पहले हम उसको जो है वो समझ लेते हैं कि ये डेफिनेशन वो किस तरह से उसने लिखी हुई है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल जो है वो एक एक्सिस के साथ बंधा हुआ है। मान लें हमारे पास ये एक्सिस है और ये पार्टिकल है एक यहाँ पर बंधा हुआ है इस एक्सिस के साथ। इस एक्सिस को आपकी बुक में वो रेफरेंस एक्सिस बोल रहा है इस टॉपिक में। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा सर्कल के अलोंग, तो इस ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। अभी एंगल 0, 15, 20, 30, 45, 60, 90, यानी कि जब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा तो इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। तो उसने लिखा है ए पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम, कि एक पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट ए रेफरेंस एक्सिस। इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा। कब होगा? इफ़ इट चेंजेस,
अगर ये पार्टिकल चेंज करे इट्स एंगुलर पोजीशन, अपनी एंगुलर पोजीशन को रिलेटिव टू डेट रेफरेंस एक्सिस, कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से अपनी एंगुलर पोजीशन को चेंज करे, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये रेड वाला जो पार्टिकल है इसके पास एंगुलर मोमेंटम मौजूद है। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल के पास जो मोमेंटम आएगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, जैसे लीनियर वेलोसिटी की वजह से लीनियर मोमेंटम आता था। तो ये हमारे पास इसकी फिज़िकल डेफिनेशन है जो उसने आपकी बुक में लिखी है। अब हम एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सपोज करें हमारे पास ये एक पॉइंट है जहाँ एक पार्टिकल P मौजूद है और इस पार्टिकल P का इस फिक्स पॉइंट से हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लिया। तो ये पॉइंट O को हम बोलेंगे पिवट पॉइंट। पॉइंट O हमारे पास आ गया पिवट। पॉइंट O के लिहाज से पॉइंट P का अगर हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रा करें तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू O। इसको मैं यहाँ पे R से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो पिवट पॉइंट O आ गया, पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा R। अब पार्टिकल जो यहाँ पॉइंट P1 पर मौजूद है, अगर ये पार्टिकल जो है उसकी इस पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो उस पार्टिकल की, तो हमें पता है जिधर को लीनियर वेलोसिटी होती है उधर को ही लीनियर मोमेंटम होता है। तो अगर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी इधर को है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी इधर को होगा। तो जिधर को ये लीनियर वेलोसिटी थी उधर को ही हमारे पास पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल पॉइंट P1 पर मौजूद है, उस P1 का पिवट O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर R है और इस पॉइंट P1 पर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम P है। तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास पार्टिकल का आ जाएगा P। अब हम यहाँ से अगर देखें तो अगर मैं इस लाइन को R वाली लाइन को थोड़ा आगे को एक्सटेंड करूँ, मेरे पास ये जो है वो R वाली लाइन है यानी पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और R इन दोनों के दरमियान में ये एक एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली डिफ़ाइन करें तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R, इस पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम, और इस लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर R क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम। आपने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वहाँ से हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, लिहाजा एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो याद रखिएगा दो तरीक़ों से निकाली जा सकती है। एक तरीकाकार हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था राइट हैंड ग्रास्प रूल, और मैंने आपको बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम, इनकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड ग्रास्प रूल से फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड ग्रास्प रूल में हम क्या करेंगे, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में ग्रास्प करेंगे और जिधर को पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा उधर को हम उंगलियां घुमा देंगे, हमारा थंब जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता देगा। तो इस केस में हमने ये बात की थी कि हमारे पास ये रेफरेंस एक्सिस था और पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा था, तो चूंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी रेफरेंस एक्सिस है, तो इस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड आ जाएगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट में जो राइट हैंड रूल पढ़ा था उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था कि हम अपना राइट हैंड जो है
उसको रखेंगे फर्स्ट वेक्टर पे और कर्ल कर देंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, तो हमारा जो थंब होगा वो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता देगा। तो यहाँ फर्स्ट वेक्टर आर है, सेकंड वेक्टर पी यानी लीनियर मोमेंटम है। तो ये देखो यहाँ मैंने फर्स्ट वेक्टर आर पे अपना राइट हैंड रखा, आर पे राइट हैंड कर्ल कर दिया सेकंड वेक्टर पी की तरफ, तो मेरा ये जो इरेक्ट थंब है ये मुझे नए आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। तो आर क्रॉस पी किया तो हमारा थंब जो है वो हमें एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है। और आपने एक और किया होगा कि राइट हैंड ग्रास्प रूल से भी डायरेक्शन अपवर्ड आई थी और क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से भी डायरेक्शन अपवर्ड आई है। अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करके लिखूं तो इसे मैं लिखूंगा आर की मैग्नीट्यूड लीनियर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब अगर पार्टिकल जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है कि पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम के दरमियान हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की जगह हम 90 पुट कर सकते हैं क्योंकि थीटा लीनियर मोमेंटम और आर के दरमियान एंगल होगा। तो इस केस में अगर हमारे पास थीटा 90 हो जाएगा तो हम यहाँ पे 90 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 90। साइन 90 1 होता है तो बाकी बच जाएगा आर पी। अब हमें ये पता है कि मोमेंटम इक्वल होता है एम वी के, ये लीनियर मोमेंटम है पी और ये इक्वल है एम वी के। तो चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो मैं यहाँ पी की जगह एम वी पुट कर सकता हूँ। तो ये आर मेरे पास वैसे ही आ गया, ये वाला पी की जगह आ जाएगा एम वी। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड का एक और फार्मूला बन गया, डेट इज़ एम वी आर। अब यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम का यूनिट निकाल लेते हैं। तो मैस का यूनिट आ जाएगा केजी, आर लेंथ है उसका यूनिट होगा मीटर और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के यूनिट में मौजूद मीटर और आर का यूनिट मीटर, ये मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे और वेलोसिटी का पर सेकंड ये आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और इसी को हम जूल सेकंड कहते हैं। अब पेपर में यहाँ से कन्वर्जन आती है कि जूल सेकंड को इसमें कन्वर्ट करें या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जूल सेकंड में कन्वर्ट करें। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखा, इसको हम लिख सकते हैं केजी, मीटर स्क्वायर को लिखा मीटर डिवाइडेड बाय ये सेकंड आ गया और यहाँ से 1 मीटर को हमने ये अलहदा कर लिया। इस रिलेशन को हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो जाए तो वापस वही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको जूल सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमारे पास ये सेकंड अलहदा कर लेंगे हम, यानी हम इसे लिखेंगे केजी, ये हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर और ये नीचे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर और ये वाला सेकंड जो है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये जूल के इक्वल होता है। आप वर्क के फार्मूला एफ डी से निकाल सकते हैं कि वहाँ से हमारे पास एफ डी से फार्मूला आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और उसी को हम जूल कहते हैं क्योंकि वर्क का यूनिट जूल ही होता है। तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल हो जाएगा और साथ में हमारे पास ये सेकंड आ जाएगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट जूल सेकंड है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन की। तो केजी मैस का यूनिट है, मैस की डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एम, मीटर लेंथ का यूनिट है उसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल एल और ऊपर पावर ये 2 आ जाएगी और सेकंड टाइम का यूनिट है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी आ जाएगी और ऊपर ये पावर -1 आ जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी -1। अब चूंकि हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी से होगा जैसे लीनियर मोमेंटम का ताल्लुक लीनियर वेलोसिटी के साथ है।
तो हम इस रिलेशन को, एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ v की जगह हम आर ओमेगा पुट कर सकते हैं, ये m वैसे ही आ गया, ये r भी वैसे ही आ गया, v की जगह हमने पुट कर दिया आर ओमेगा, ये r और r स्क्वायर हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट पॉइंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस एम आर स्क्वायर को हमने आई लिख लिया और साथ में हमारे पास ये ओमेगा आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, डेट इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो अभी तक हमने एक सिंगल पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया है। अब हम एक रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं। एक रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिजिड बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो आ जाएगा L1, उसका मैस होगा m1, उसका पिवट से डिस्टेंस होगा r1 स्क्वायर और ये ओमेगा। ये मैंने L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा वाला फार्मूला लगा दिया है रिजिड बॉडी के फर्स्ट पार्टिकल पर। m1 आ गया, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस r1 आ गया और साथ में ये ओमेगा आ गया। सेकंड पार्टिकल की बात करें तो वो आ जाएगा L2, यहाँ आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा। और अगर हम n वाले पार्टिकल की बात करें तो वो आ जाएगा Ln mn और यहाँ आ जाएगा rn का स्क्वायर और साथ में होगा ओमेगा। चूंकि तमाम पार्टिकल्स रिजिड बॉडी का हिस्सा हैं तो तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी और कितनी होगी वो उतनी ही होगी जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होगी। तो अगर हमें रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हम इन तमाम पार्टिकल्स के इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम को ऐड अप कर देंगे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। इन तमाम वैल्यूज़ में देखो हमारे पास ओमेगा मौजूद है तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा और बाकी बच जाएगा यहाँ से m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लास्ट में mn rn स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड सो ऑन। तो ये ब्रैकेट में हमारे पास रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। तो इसे हम रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, जिसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो इसी ब्रैकेट वाली टर्म को हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे MI/R स्क्वायर, साथ में ये ओमेगा आ जाएगा और I की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगी और n तक जा सकती है। तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ जाएगा। इसमें हमारे पास ये वाला जो फैक्टर लिखा हुआ है समीशन MI/R स्क्वायर, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे रिजिड बॉडी का, जो रिजिड बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करने के बाद मिलेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर मोमेंटम के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था। अल्लाह हाफिज़।